नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि मुख्तलिफ़ शोबों से ऐसी शख्सियात को आपके सामने पेश किया जाए जिनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिले या जिनका माशरे में कोई ना कोई किरदार रहता है। तो आज मेरे दरमियान डायलॉग 360 में एक ऐसे खातून मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्री में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और बड़ी कामयाबियां हासिल की और बड़े अचीवमेंट्स किए। और एक ख़ास शोबा जिसको पाकिस्तान में बहुत तरक्की दी जा रही है और जिस पर गवर्नमेंट का भी फोकस है वो है टूरिज़्म। तो टूरिज़्म के हवाले से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम जो है वो मिसेस तसव्वुर मलिक का है। और तसव्वुर मलिक ने इस शोबे में क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आपका तारुफ कराया तो आप ज़रा फरमाइए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, क्या उसमें नशेबो फराज आते हैं? ऐसा है कि इतनी तो तारीफ जितनी आपने की है इतनी तो खैर मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। एक छोटी सी नाचीज़ बत्ती हूँ, लेकिन बस ये है कि हाँ, मेरा फोकस बहुत रहा है टूरिज़्म के हवाले से। मैं अपनी ज़ाती ट्रैवल एजेंसी ओन करती हूँ और मुझे अवार्ड्स मिले हैं। CSR ग्लोबल अवार्ड मिला है मुझे 2019 में कॉर्पोरेट ग्रुप कॉर्पोरेट डीलिंग पर। 2018 में मुझे बेस्ट उम्रा सर्विसेज पे अवार्ड मिला है और 2020 में मुझे चेंज सेटर का अवार्ड मिला है। अच्छा, ये तो अवार्ड्स आपको मिल गए, लेकिन एक अवार्ड्स के साथ साथ आपने किन शोबों में, किन मुल्कों में, कहाँ क्या, और अवार्ड्स तो आपकी अपनी ज़ाती उसका नतीजा है। पाकिस्तान के लिए आपने जो नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं उनका तज़किरा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जी, मैंने एक छोटी सी कोशिश का आगाज़ किया है। बेसिकली मेरी कराची बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है जो कि कराची में डिफेंस में वाक़ है, और नेटवर्किंग में मैं अज़रबैजान में कंसल्टेंसी ऑफिस है, यूक्रेन में है, और तुर्की में और फ्रांस। मेरी ट्रैवल एजेंसी कराची बेस्ड है और कराची में डिफेंस पे वाक़ है। इसके अलावा नेटवर्किंग ऑफिसेज में अज़रबैजान, तुर्की, यूक्रेन और यूरोप में है। और मैंने एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए से एक सिलसिला निकाला है जिसको कहते हैं अवेयरनेस ऑफ वीज़ाज, क्योंकि टूरिज़्म का शहरा है वीज़ा। किसी भी मुल्क में चाहे हम घूमने के लिए जाएँ, तालीमी काबिलियत अपनी मनवाने के लिए जाएं, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाएं या इमिग्रेशन के लिए जाएं, हर जगह वीज़े की मालूमात और वीज़े की असिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। या हम कहीं नौकरी के गर्ज से जाएं तो हमारे प्यारे, बहुत ही प्यारे हमारे पाकिस्तानी भाई और हमारे मुस्लिम बरादरान को बहुत सारी ऐसी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिसको हम आम वर्ड में कहते हैं फ्रॉड, वो पेश आता है। तो इस पर मैंने अवेयरनेस चैनल बनाया है और मैं काफ़ी अर्से से इस पर काम करती रही हूँ। और मैं लोगों को वीज़े से मुताल्लिक नई नई इंफॉर्मेशंस, नए मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन, और मैं अपने पाकिस्तानियों को कोशिश करती हूँ कि वो लीगल रास्ते से, जायज़ तरीके से जहाज़ पे बैठ के जाना सीखें। क्योंकि हमारे मुल्क में जो तालीम की ख्वानगी, जो हमारे लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि एक लफ्ज़ है जो हो सकता है लोग ना भी व्यूवर्स ना भी समझते हो, डंकी मारना, मतलब इलीगल रास्ते से। जी, उसको मेरा ख्याल है टैंकर्स के थ्रू जाना। और जी बिल्कुल। तो मैं तकरीबन अपने हर एक शो को छोड़ के दूसरे शो में बाबा से बुलंद ये नारा लगाती हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ आप लोग पैसे खर्च करें और अपने पैसे देने के बाद इज्जत से, मान से, सर बुलंदी के साथ किसी मुल्क में चाहे नौकरी करने जाए, चाहे तालीम हासिल करने जाए, चाहे टूरिज़्म के हवाले से जाए, इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाए या इमिग्रेशन पे जाए, वीज़े की ज़रूरत पे जाए। चूँकि हमारे यहाँ तालीम की बहुत फुकदान है तो इसलिए कोई भी रास्ता चलता शख्स बेवकूफ़ बना लेता है आसानी से। अच्छा, ये जो आपने बताया कि डंकी का जो सिस्टम है उसको तो जाहिर है कि ये 70s से ये सिलसिला चल रहा है। और एक ज़माने में जब RCD हाईवे बहुत एक्टिव था
तो लोग जो है थ्रू पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर तुर्की और फिर तुर्की से इस्तांबुल के रास्ते चले जाते थे। लेकिन वीज़ा का सिस्टम जो है वो क्या इतना आसान है? क्या आसानी से लोगों को वीज़ा मिल जाता है? देखिए, अगर हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखेंगे और 100 की सीधी बात, अब पूरे पाकिस्तान में जिस तरह इंटरनेट हर जगह कंपलसरी हो गया हमारी लाइफ में, कि अगर नेट चला जाए, लाइट चली जाए और नेट चला जाए तो हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल हो जाती है और हम अंधेरों में चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी के लिए एक बैंक स्टेटमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। वही पैसे जो हम थैलों में बांध कर और पतीलियों के अंदर और डब्बों के अंदर रखते हैं, अगर हम उसको बैंक में रखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट मेंटेन रहेगा। और अगर हमारा बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रहेगा तो हमारे लिए किसी मुल्क में ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आपने बात बताई हमारे एब्रॉड के हवाले से, गैर मुल्की सफ़र के हवाले से। पाकिस्तान जो है वो खुद एक जन्नत नज़ीर है, और पाकिस्तान के जो नादरन एरियाज़ हैं वो सब के सब जो हैं वो हैं जिनकी दुनिया अट्रैक्ट होती है इस तरफ। तो आपने जो लोकल जो इनलैंड जो आपने टूर ऑपरेट किए हैं, कुछ उनके बारे में भी हमें बताइए। जी, मेरे इस 4 नवंबर को भी हमारा एक ग्रुप टूर जा रहा है जो पूरे 8 रात 9 दिन का पैकेज होगा, जिसमें जो है हम पूरा नदर एरियाज घुमाएंगे, मालन जब्बा, गिलगित बल्तिस्तान और आखिर में चाइना बॉर्डर दिखाते हुए वापस ले आते हैं, जिसमें हमारा मुल्क खुद ही जस्ट लाइक अ स्विट्ज़रलैंड है। कुमरात वैली को आप देख लीजिए, मतलब नीलम वैली को देख लीजिए। अगर हम सिरिपाया चले जाते हैं तो मतलब हर तरह का मौसम हमारे यहाँ आपको चारों मौसम देखने को मिलेगा, खूबसूरती मिलेगी। हमारी ख़वातीन, हम जो बात लाटविया की करते हैं कि लाटविया में हुस्न है, हम बात करते हैं कि फ्रांस में हुस्न है, हम बात करते हैं यूनानी औरतें बड़ी हसीन होती हैं। नहीं जी, खूबसूरती हमारे अपने मुल्क में भी है, देखने का व्यू हमारा अलग है। हम समझते हैं कि जी हम यूरोप ही जाएंगे। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि हम यूरोप नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हर इंसान का एक ख्वाब होता है यूरोप सफ़र करने का, लेकिन कोकाफ का जो जिक्र है और उनकी जो खूबसूरती है, हम मानते हैं कि ईस्टर्न यूरोप और मेन यूरोप और शेंगन स्टेट में है कोकाफ की खूबसूरती, लेकिन हमारा मुल्क किसी ऐसी चीज़ से कम नहीं है। और कम पैसों में अपने बजट में रहकर हमारी आंखों से दुनिया को देखिए, टीम बना के घूमने जाइए और घूम कर वापस आइए, इंजॉय भी रहेगी और एक अनसीन प्लेसेस के बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशंस भी देते हैं और एक फैमिली इन्वायरमेंट में घुमाते हैं। अच्छा, ये आपने बात बहुत अच्छी की, फैमिली इन्वायरमेंट, क्योंकि आजकल उमूमन लोग यही होता है कि जो टूर ऑपरेटर्स लेकर जाते हैं तो उसमें इंडिविजुअलिटी का बड़ा दखल होता है और उसकी वजह से बहुत से मसाइल होते हैं और एक फैमिली इन्वायरमेंट नहीं होता है और बड़े जो तजर्बात होते हैं वो तल्ख होते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में, ये तो आपने नादरन एरियाज़ का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वो खित्ते हैं, मतलब मैं अगर चुलिस्तान की बात करूँ, अगर मैं थर की बात करूँ, अगर मैं गोरख हिल की बात करूँ, या मैं दरावड़, किला दरावड़ की बात करूँ, या मुल्तान की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो ऐसे भी टूर्स आपके जहन में हैं कि कराची जो है वो लाहौर वालों के लिए बड़ा अट्रैक्ट करता है, या हैदराबाद के जो मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ मीरों के मकबरे हैं, वहाँ पे हैदराबाद के 2 मशहूर किले हैं, या इस तरह की और चीज़ें मुख्तलिफ शहरों में हैं, तो उनको पहले लोकलाइज सतह पर भी कुछ ऐसे टूर्स आप अरेंज करने में दिलचस्पी रखती हैं? बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, हम ये टूर्स कराते नहीं हैं। अभी मेरा 2019 में चाइनीज़ डेलीगेशन ग्रुप आया था, बस ये कि वो अम्बेसी के लोग थे तो उन्होंने मुझे तस्वीरें शेयर करने से मना कर दी थी फेसबुक पे, तो उनको मैंने पूरा कराची का टूर करवाया था। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमाना भी चाहते हैं और ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं कराना चाहते, तो हम उनको ले जाते हैं, कुन मलीर की गर्मियों में सैर कराते हैं। अभी ये जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम इसमें जो है गोरख हिल का 2 नाइट 1 डे का स्टे करवाते हैं, डिनर
बॉनफायर वगैरह का इसमें करवाते हैं। इसके अलावा हम क्रूज़, आजकल हमने एक और नया सिस्टम निकाला है, हम क्रूज़ का भी रात 9 बजे से शाम 6 बजे से लेकर और रात 11 बजे का हम क्रूज़ का भी टूर कराते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है, इसके अलावा मोंजेदड़ो है, सिंध है, कैंचर झील है, नूरी चांदबाजी का मज़ार है, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है, मीनार पाकिस्तान है, बहुत कुछ है। हम टैक्सिला है, टैक्सिला में आप चले जाएं, वहाँ के कब्रिस्तान आप देखें, मतलब यही मौजूलियम हम देखने यूरोप जाते हैं और अपने में देखा हो तो लोग ये कहते हैं कि जी कब्रिस्तान देखने जाएंगे। तो मतलब मकली का कब्रिस्तान जो है बहुत, और उसके 99 गुंबद है, अगर आप गिनना शुरू करें जी, वो शाहजहां मस्जिद जो है उसके हैं, लेकिन मकली का कब्रिस्तान जो है वो अपने आर्किटेक्ट के हवाले से अपना जो कंस्ट्रक्शन का जो उसका एक वो है हिस्टोरिकल व्यू जो है वो अपनी जगह पर एक बड़ा अहम है। तो ऐसे टूर्स की तरफ भी आपका ध्यान है, ये अच्छी खुशी की बात है। आपने स्टूडेंट्स का हवाला दिया, तो स्टूडेंट्स को जो आप वीज़ा के हवाले से या वहाँ जो हायर एजुकेशन के लिए जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि वहाँ मतलब यहाँ से आप उन्हें ऐसी क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं कि जिसके नतीजे में वहाँ वो अपनी स्टडीज़ भी कर लें और साथ साथ जो ड्यूरिंग स्टडीज़ वो अपने वहाँ से कुछ अगर बटर एंड ब्रेड का सिलसिला करना चाहें तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल समझे कि मेरे प्रोफेशन की शहरत का सवाल आपने किया है। स्टडी अब्रॉड जो है वो मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है। इसमें हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए और अमेरिका जाए और यूके जाए, लेकिन ये चारों कंट्रीज इम्पॉसिबल हो जाती हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। द मेन रीज़न इज़ दैट कि वो आइल्स नहीं कर सकते, आइल्स के स्कोर बैंड नहीं कर सकते, इतने जो उनकी डिमांड्स हैं, और सम टाइम ये होता है कि उनके लिए एलिजिबल होना मार्क्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसके लिए हमने उनका सब स्टेशन बनाया है यूक्रेन एंड आज़रबाईजान। जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या तो आज़रबाईजान बहुत ईजिली मूव कराते हैं। 6 मंथ हम वहाँ से उनकी एजुकेशन कराते हैं। जब वो वहाँ पे एक अच्छे माहौल में, बाहर के माहौल में रहना, पढ़ना, उठना बैठना और कमाना सीख जाते हैं, तो फिर हम वहाँ से उस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे अप्लाई करा के हम उनको अब्रॉड में शिफ्ट कराते हैं। तो इस तरह उनका ख्वाब पूरा भी हो जाता है, वो ग्रूम भी हो जाता है। मतलब वो एक बिल्कुल एक ऐसा चूजा होता है जिसने अभी चूचू से ज़्यादा के कुछ सीखा नहीं होता है और वो एकदम चाह रहा होता है जब करके वो यूएस चला जाए या कनाडा चला जाए। तो अब कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि उनकी डिमांड्स काफ़ी हाई हो गई। अच्छा, हमारा आपसे, अब क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जाना चाहेंगे, तो हमारा आपसे एक बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक पेंडेमिक ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसके नतीजे में पूरी दुनिया की मईशत कोलैप्स कर गई है, और अगर कोलैप्स नहीं कर गई है तो कम से कम क्राइसिस में ज़रूर आ गई है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आप रिकमेंड करती हैं कि ये जो एब्रॉड जर्नी है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अपने हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देती हूँ और लोगों को बताती हूँ। जो यूनिवर्सिटी जैसे यूके स्टडी, यूके ओपन है, स्टडी यूक्रेन ओपन है, स्टडी आज़रबाईजान ओपन है, बिल्कुल आप अप्लाई करें। आपको 3 महीने का तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा। नाउ एट द एंड ऑफ 3 मंथ हम 2021 में चले जाएंगे, यानी आप रवाना 2021 में होंगे। सिर्फ आपको फ़ायदा ये होगा कि अप्लाई आपने 2020 में किया होगा तो आप 2021 में यू विल गेट द वीज़ा एंड फ्लाई अप। तो इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि भाई ये 3 सेक्टर खुले हुए, यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराइए, अपनी फीस पे कीजिए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑफर लेटर लीजिए और वेट कीजिए जब वो एम्बेसी आपके मुल्क में ओपन हो जाएगी। जब वो एम्बेसी, जैसे यूक्रेन के बैंक को यहाँ पाकिस्तान में जेरीज डील करता है एंड नाउ ओपन फ्रॉम 1 सितंबर, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, वीज़ा भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज़रबाईजान इस्लामाबाद में एम्बेसी ओपन है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, वीज़ा भी ले सकते हैं। यूके ओपन,
तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और वीज़ा भी ले सकते हैं। तो हम ऑलरेडी वो कंट्रीज़ को रेकमेंड करते हैं जो जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नाउ अडेज वर्किंग पोजीशन में है, या दिसंबर के एंड जनवरी के शुरू में वो स्टार्टअप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट का भी भला हो जाएगा, वालिदैन का भी हो जाएगा, और एक जो जर्नी हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी कोविड-19 की वजह से, वो जो है दोबारा से थ्रू हो जाएगी। ठीक है, ये तो वो सारी बातें हो गई जो आपके प्रोफेशन के हवाले से थी। अच्छा, आपके अंदर एक टैलेंटेड आर्टिस्ट कह लूँगा मैं उसको, मतलब थोड़ा सा कंक्लूजन में लाकर कि आप बहुत अच्छा जो है वो बोलती भी हैं, आपने कंपेयरिंग भी की हैं, आप अपना भी एक यूट्यूब चैनल जो है उस पर अपनी मालूमात शेयर करती हैं, और साथ साथ नात ख़ानी की तरफ भी आपका रुझान रहा है। तो इन सारी बातों को हम बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए आपसे अगर ये कहें कि आप हमें कुछ नात के अशार सुना दें ताकि हम इसको इख्तिताम पर ले जाएं, और साथ ही आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप होम टीवी के साथ जुड़कर कुछ करना चाहती हैं, उस पर भी 2-4 अल्फाज आप बोल दें, और उसके बाद फिर हम आपसे नात सुनते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी बात आपने मुझे ऑनर बख्शी है, क्योंकि मैं आशिकाने रसूल हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ मैंने कई जगह, इवन मैंने इंसाफ हाउस में भी वो पढ़ी है, मैंने पलवल हाउस में भी मिलाद शरीफ कंडक्ट की है लास्ट ईयर। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मेरी जर्नी, जितनी भी मेरी जर्नीज आ रही है उसमें मेरी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की ज़मानत होगी कि मैं इकबाल सहबानी साहब के प्लेटफॉर्म से काम करूं, क्योंकि ये एक चलती फिरती डिक्शनरी और एक एसेट है। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो समझिए हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया। मैं अगर अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, तो समझे मैं ज़ीरो पे खड़ी हूँ, क्योंकि ये मेरे आगे एक किताब और एक डिक्शनरी और एक कहना चाहिए मुकम्मल जामे मुफस्सिल वो कहते हैं मजमूआ है। तो मेरी बहुत खुशनसीबी है, आला ज़रफ़ी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया और ऐसे ज़राए पैदा किए कि मुझे इनकी दस्ते शफ़क़त में रह के काम करने का मौका मिला। चलिए, आपने मेरे बारे में इतनी गुफ्तगू कर ली, तो अब मैं ये चाहूँगा कि मैं तो कुछ नहीं, मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबा ताबईन हैं उनके भी कदमों की खाक का एक ज़र्रा हूँ। तो आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके चंद अशार हमें सुनाएं, ताकि आप और हमारे नाजरीन जो है वो आपकी इस वालिहाना अक़ीदत को, क्योंकि आपका एक मॉडर्न लुक तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन अंदर से आदमी कितना पाकीज़ा और किस तरह के ख़यालात रखता है उसकी भी जो है एक झलक आ जाए। क्योंकि इस्लाम जो है वो सिर्फ किसी एक उसकी वो कैद में नहीं है कि जिस आदमी के पास दिल है वो खोल कर दिखा सके, इसलिए कि अक़ीदत दिल का मज़हर होती है, और दिल की अक़ीदत जो है वो अल्फाज से कैसे ज़ाहिर होती है ये आपको तसव्वुर बताएंगे। जी प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबे जमाल या सैयदुल बशर या सैयदुल बशर न्यू वजहे करामीन लक़ब नूरियल कमर या नूरियल कमर लायन को नशिफा काना कहूँ बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस
गई बशर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका तो बड़ा अच्छा लहन भी अच्छा है और आपने जिन अशार का इंतखाब किया वो तो मैं कहता हूँ कि बस उनका जवाब ही नहीं कि हमारे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हसनत जमी व खिसाल ही सल्लु अलैहि व अलैहि बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही। तो नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने जिन शख्सियात से आपकी मुलाकात कराई उनमें एक ऐसा टैलेंट भी मौजूद है जो अमूमन जो है आम ख़वातीन में हम नहीं देख पाते। वो एक प्योर प्रोफेशनल हैं और जिस शोबे में खिदमत अंजाम दे रही हैं उसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान की खिदमत शामिल है कि अगर पाकिस्तान की नई नस्ल आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जा रही है और फिर वो पाकिस्तान की खिदमत करती है तो इस तरह से उनका जो एक साइलेंट रोल है वो बहरहाल काबिल सताइश है। तसरुर मलिक से गुफ्तगू आपने सुनी, इनकी नात के खूबसूरत अशार भी आपने सुने और इंशाअल्लाह इन्होंने जिस तरह से आपके साथ और मेरे साथ एक कमिटमेंट की है, क्योंकि इनमें एक बहुत वर्सटाइल टैलेंटेड आर्टिस्ट मौजूद है, तो होम टीवी के लिए आइंदा ये क्या करने जा रही हैं इसकी प्लानिंग तो अभी हमने बैठ के करनी होगी। लेकिन डायलॉग 360 के इस एपिसोड से अपने मेज़बान इकबाल सहवानी को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह आपसे फिर अगली किसी नशिस्त में किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।